बच्चों, कल जैसा कि हम रेस्पिरेशन के बारे में चर्चा कर रहे थे तो सबसे पहले हमने ग्लाइकोलिसिस के बारे में पढ़ा था। तो ग्लाइकोलिसिस के अंदर हमने कल 10 स्टेप पढ़ी थी, जहां पर ग्लूकोज के एक अणु से, एक मॉलिक्यूल से 2 पायरुविक एसिड का क्या हुआ था, निर्माण हुआ था। 2 अणु किसके बने थे, पायरुविक एसिड के बने थे, किसके अंदर, ग्लाइकोलिसिस में। और यहाँ पर अपने को 8 एटीपी का लाभ हुआ था और 2 एटीपी का हमको क्या हुआ था, शुद्ध लाभ हुआ था। तो मैंने आपको बताया था जो ग्लाइकोलिसिस है, यह ग्लाइकोलिसिस चाहे ऑक्सीशोषण हो चाहे अनाक्सीशोषण, दोनों के अंदर क्या होता है, कॉमन होता है। उसके बाद मैंने कहा था हम चर्चा करेंगे लिंक रिएक्शन की। किसकी चर्चा करेंगे, लिंक रिएक्शन की। देखिए सामने, ये सामने लिंक रिएक्शन है। लिंक रिएक्शन में केवल एक स्टेप की प्रोसेस है। वहाँ पर ग्लाइकोलिसिस में कितनी स्टेप थी, 10, पर यहाँ पर केवल एक स्टेप है, जहाँ पर 2 पायरुविक एसिड के अणुओं से 2 एसिटाइल को एंजाइम ए का क्या हो रहा है, निर्माण हो रहा है। और यहाँ पर एंजाइम काम में आ रहा है पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स। पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स। 2 पायरुविक एसिड के अणु है, 2 पायरुविक एसिड से 2 एसिटाइल को एंजाइम ए का निर्माण हो रहा है और यहाँ पर पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स नामक एंजाइम का उपयोग हो रहा है। हम यहाँ देख रहे हैं नीचे कि 2 NAD से 2 NADH2 बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं बच्चों, 2 NAD से 2 NADH2 बन रहे हैं। यानी कि कितने ATP का लाभ हो रहा है, हमको 6 ATP का लाभ हो रहा है। पर ये लाभ हमको कहाँ जाकर होगा, ETS में, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जाकर हमको इन ATP का क्या होगा, लाभ होगा। यहाँ पर आयन के रूप में कौन काम आ रहा है, Mg+2। कौन काम आ रहा है, Mg+2। और सहकारक के रूप में एक तो लिपोइक एसिड काम में आ रहा है और दूसरा काम में आ रहा है TPP, थियामीन पायरोफॉस्फेट। क्या काम में आ रहा है, लिपोइक एसिड काम में आ रहा है और दूसरा क्या काम में आ रहा है, थियामीन पायरोफॉस्फेट, TPP। तो ये लिंक रिएक्शन पायरुविक अम्ल से एसिटाइल को एंजाइम ए का निर्माण करती है। यहाँ पर NADH2 बनते हैं, 2 NADH2 बनते हैं, जिनसे हमको 6 ATP का क्या होता है, लाभ होता है और 2 CO2 अपने को मॉलिक्यूल प्राप्त होते हैं। पहली बात, इसको लिंक रिएक्शन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये रिएक्शन ग्लाइकोलिसिस से क्रेब्स चक्र को जोड़ने का कार्य करती है, लिंक का कार्य करती है, इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं, रिंग रिएक्शन बोलते हैं। दूसरी बात, एंजाइम कौन सा काम में आ रहा है, यहाँ पर पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स। कौन सा काम में आ रहा है, पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स। दूसरी बात, एक इंपॉर्टेंट और, यहाँ पर पहली बार CO2 निकलती है। पहली बार क्या निकलती है, CO2 निकलती है। एक इंपॉर्टेंट बात और, ये प्रोसेस ऑक्सीशोषण के अंदर ही होगी, अनाक्सीशोषण में नहीं होगी। जबकि हमने पढ़ा था ग्लाइकोलिसिस ऑक्सीशोषण और अनाक्सीशोषण दोनों के अंदर संपन्न होता है। तो आपको ध्यान हो तो बच्चों, ग्लाइकोलिसिस के अंदर हमको 8 ATP का लाभ हुआ था। कितने ATP का लाभ हुआ था, 8। ठीक, लिंक रिएक्शन में हमको कितने ATP का लाभ हुआ, 6 ATP का। तो लिंक रिएक्शन तक हमको कुल कितने ATP का लाभ हो गया, 14 ATP का। कितने ATP का लाभ हो गया, 14 ATP का हमको लाभ हो गया। तो लिंक रिएक्शन क्या है, लिंक रिएक्शन वह रिएक्शन है जो कि ग्लाइकोलिसिस से क्रेब्स चक्र को जोड़ने का कार्य करती है। इस रिएक्शन में 2 पायरुविक एसिड के अणुओं से 2 एसिटाइल को एंजाइम ए का क्या होता है बच्चों, निर्माण होता है। ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पर 2 NAD से 2 NADH2 बनते हैं, एंजाइम काम में आता है पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स और अपने को कुल मिलाकर 6 ATP का यहाँ पर क्या होता है, लाभ होता है। सहकारक ध्यान रखना, LA मतलब लिपोइक एसिड है, TPP मतलब थियामीन पायरोफॉस्फेट है, थियामीन पायरोफॉस्फेट। इसके बाद लिंक रिएक्शन के बाद क्रेब्स चक्र संचालित होता है, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों। क्रेब्स चक्र मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है।
हाँ बच्चों, ये आपके सामने क्रेब साइकिल है जिसकी मैंने चर्चा की थी कि सबसे पहले ऑक्सीडेशन के अंदर ग्लाइकोलिसिस संपन्न होगा, जो हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद लिंक रिएक्शन जो हमने इस लेक्चर में पढ़ी, और उसके बाद क्रेब साइकिल जो अब हम पढ़ेंगे। लिंक रिएक्शन के बारे में मैंने आपको बता दिया था। लिंक रिएक्शन ग्लाइकोलिसिस और क्रेब साइकिल दोनों को कनेक्ट करने का कार्य करती है, इसलिए इसको अपन लिंक रिएक्शन के नाम से जानते हैं। अब बच्चों, ये जो साइकिल है क्रेब साइकिल, इसके बारे में कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। देखो, पहली बात तो यह साइकिल H.A. क्रेब नामक वैज्ञानिक के द्वारा दी गई थी, इसलिए इसको क्रेब साइकिल के नाम से जाना जाता है। दूसरा, इसको TCA साइकिल के नाम से जाना जाता है। TCA साइकिल के नाम से क्यों जाना जाता है? इसलिए क्योंकि इसके अंदर जो पहला उत्पाद है सिट्रेट, इस सिट्रेट के अंदर 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप होते हैं। कितने कार्बोक्सिलिक ग्रुप होते हैं? 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप इसके अंदर पाए जाते हैं, इसलिए इसको ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल के नाम से भी जाना जाता है। और सिट्रिक एसिड साइकिल इस नाम से जाना जाता है क्योंकि यहाँ पर पहला उत्पाद सिट्रेट बनता है, जो कि कितने कार्बन का होता है? 6 कार्बन का होता है। तो 3 नाम हो गए। क्रेब साइकिल के नाम से भी क्वेश्चन आ सकता है, TCA साइकिल के नाम से भी क्वेश्चन आ सकता है, और सिट्रिक एसिड साइकिल के नाम से भी क्वेश्चन आ सकता है। इन तीनों नामों से यहाँ पर क्वेश्चन आ सकते हैं। पहली बात इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिहाज से बहुत ज़्यादा, क्रेब साइकिल। अगर पेपर अच्छा आया, जैसे ग्लाइकोलिसिस आ चुकी है पिछली बार, तो इस बार हो सकता है कि क्रेब साइकिल आपकी आ जाए। तो क्रेब साइकिल बोर्ड एग्जाम 2021 के हिसाब से क्या है? इम्पोर्टेंट। ज़्यादा बड़ी नहीं है, ना कठिन है, पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। देखो, सबसे पहले पायरुविक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम A, ये पढ़ चुके हैं हम। लिंक रिएक्शन थी ये, जहां पर NAD से NADH2 बनता है, 2 NADH2 बनते हैं, और यहां पर अपने को 6 ATP का क्या होता है? लाभ होता है। कितने ATP का लाभ होता है बच्चों? 6 ATP का लाभ होता है। और यहां पर कितने पायरुविक एसिड थे? 2। और यहां पर 1 के द्वारा चक्र जो संचालित किया जा रहा है वो बना दिया है मैंने। सबसे पहले होता क्या है बच्चों? फर्स्ट रिएक्शन में ऑक्जेलो एसीटेट और एसिटाइल कोएंजाइम A, ये दोनों आपस में सिट्रेट सिंथेज एंजाइम के द्वारा मिलते हैं, और इस एंजाइम के द्वारा ऑक्जेलो एसीटेट और एसिटाइल कोएंजाइम A आपस में मिलकर सिट्रेट का निर्माण करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये दोनों आपस में जुड़कर कंडेंसिंग एंजाइम या सिट्रेट सिंथेज एंजाइम के द्वारा सिट्रेट का निर्माण कर रहे हैं, तो ये इस क्रेब साइकिल की पहली रिएक्शन होती है। कौन सी रिएक्शन होती है? पहली। और पहली रिएक्शन में ऑक्जेलो एसीटेट, एसिटाइल कोएंजाइम A, कंडेंसिंग एंजाइम सिट्रेट सिंथेज की उपस्थिति में आपस में मिलकर और सिट्रेट का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। दूसरी रिएक्शन में ये सिट्रेट सीस एकोनिटेट में कन्वर्ट होता है। एंजाइम काम में आता है एकोनिटेज। कौन सा एंजाइम काम में आता है बच्चों? एकोनिटेज। और सीस एकोनिटेट का क्या होता है? निर्माण होता है। तीसरी रिएक्शन में सीस एकोनिटेट एकोनिटेज एंजाइम के द्वारा आइसोसिट्रेट में कन्वर्ट होता है। किस में कन्वर्ट होता है? आइसोसिट्रेट में। चौथी रिएक्शन में आइसोसिट्रेट ऑक्जेलोसैक्सिनेट में कन्वर्ट होता है, और यहां पर अपने को एक NADH2 का क्या होता है? लाभ होता है। एक NADH2 का मतलब कितने ATP हो गए बच्चों? +3 ATP। एक NADH2 मतलब कितने ATP हो गए? 3 ATP का हमको क्या होता है? लाभ होता है। उसके बाद ऑक्जेलोसैक्सिनेट से अल्फा कीटोग्लूटेट बनता है, रिएक्शन नंबर 5। उसके बाद अल्फा कीटोग्लूटेट से सक्सिनाइल कोएंजाइम बनता है, रिएक्शन नंबर हो गई 6। और यहां पर भी अपने को एक NADH2 का क्या होता है? लाभ होता है। तो यहां पे भी अपने को कितने ATP मिल गए? 3। ठीक।
उसके बाद सक्सिनाइल कोएंजाइम ए, अल्फा कीटोग्लूटेट से सक्सिनाइल कोएंजाइम बन गया 6th रिएक्शन में। अब सक्सिनाइल कोएंजाइम ए से बनता है सक्सिनेट। क्या बनता है बच्चों? सक्सिनेट। रिएक्शन नंबर 7, यहाँ पर अपने को 1 जीटीपी का लाभ होता है। और बच्चों मैंने आपको जब थोड़ा बहुत प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ाया था तो मैंने बोला था 1 जीटीपी बराबर 1 एटीपी होता है। 1 जीटीपी किसके बराबर होता है? 1 एटीपी के बराबर होता है। यानी कि अपने को 1 एटीपी का यहाँ पर क्या होता है? लाभ होता है। उसके बाद ये सक्सिनेट किस में कन्वर्ट होता है? फ्यूमरेट में। और फ्यूमरेट में 1 FADH2 बनता है। क्या बनता है? 1 FADH2। 1 FADH2 से हमको 2 एटीपी का क्या होता है? लाभ होता है। कितने एटीपी का लाभ होता है? 2। तो यहां पर अपने को 2 एटीपी क्या हो गए? प्लस हो गए। उसके बाद सक्सिनेट से फ्यूमरेट बन गया। 1 FADH2 से अपने को कितने एटीपी का लाभ हो गया? 2। फिर फ्यूमरेट से बनता है मैलेट। फिर मैलेट से क्या बनता है? ऑक्जेलोएसीटेट। ये रिएक्शन 8, ये रिएक्शन हो गई आपकी 9 और ये हो गई रिएक्शन 10। यहां पर भी अपने को क्या हो जाता है? 3 एटीपी का लाभ हो जाता है। तो कुल 3 और 3 6 और 1 7, 7 और 2 9, 9 और 3 12। तो एक पायरुविक एसिड से, एक पायरुविक अम्ल के अणु से कितने एटीपी का लाभ हो गया हमको? 12। तो हमारे पास पायरुविक एसिड के कितने अणु हैं? 2। तो 2 से हमको कुल मिलाकर क्रेब्स चक्र में 24 एटीपी का क्या होता है? लाभ होता है। कितने एटीपी का लाभ होता है? 24। तो देखो बच्चों ध्यान से देखो, सबसे पहले पायरुविक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम ए, एसिटाइल कोएंजाइम ए ऑक्जेलोएसीटेट से मिलकर क्या बनाता है? सिट्रेट। क्या बनाता है बच्चों? सिट्रेट। सिट्रेट से बनता है सीस एकोनिटेट। सीस एकोनिटेट से बनता है आइसोसिट्रेट। आइसोसिट्रेट से बनता है ऑक्जेलोसक्सिनेट। ऑक्जेलोसक्सिनेट से बनता है अल्फा कीटोग्लूटेट। अल्फा कीटोग्लूटेट से बनता है सक्सिनिल कोएंजाइम ए। सक्सिनिल कोएंजाइम ए से बनता है सक्सिनेट। सक्सिनेट से फ्यूमरेट। फ्यूमरेट से मैलेट और मैलेट से वापस क्या बन जाता है? ऑक्जेलोएसीटेट। यहां पर भी 10 रिएक्शन है। ग्लाइकोलिसिस में कितनी रिएक्शन थी? 10। यहां पर भी बच्चों कितनी है? 10। और यहां पर कुल एटीपी कितना लाभ हुआ हमको? 24 एटीपी का हमको क्रेब्स साइकिल के अंदर क्या होता है? लाभ होता है। देख लो, सिट्रेट याद करने की कोशिश करना। सिट्रेट, सीस एकोनिटेट, आइसोसिट्रेट, ऑक्जेलोसक्सिनेट, अल्फा कीटोग्लूट्रेट, सक्सिनिल कोएंजाइम ए, सक्सिनेट, फ्यूमरेट, मैलेट और ऑक्जेलोएसीटेट। ध्यान रखिएगा, चौथी रिएक्शन में 1 NADH2 बन रहा है। छठी रिएक्शन में 1 NADH2 बन रहा है। ठीक, उसके बाद ये रिएक्शन नंबर आपकी कौन सी हो गई? 7वीं। इस 7वीं रिएक्शन में एक जीटीपी बन रहा है। 8वीं रिएक्शन में FADH2 का निर्माण हो रहा है और 10वीं रिएक्शन में एक NADH2 का निर्माण हो रहा है। सिट्रेट, सीस एकोनिटेट, आइसोसिट्रेट, ऑक्जेलोसक्सिनेट, अल्फा कीटोग्लूट्रेट, सक्सिनिल कोएंजाइम ए, सक्सिनेट, फ्यूमरेट, मैलेट और ऑक्जेलोएसीटेट। 12 एटीपी बने, पर 24 क्यों? क्योंकि एक पायरुविक एसिड से कितने एटीपी बनते हैं? 12। तो 2 पायरुविक अम्ल के अणुओं से कितने बनेंगे? 24 एटीपी। कल मैंने आपको ग्लाइकोलिसिस में बताया था, ध्यान हो तो, कि एक ग्लूकोज के अणु के विखंडन से 2 पायरुविक अम्ल अणुओं का क्या होता है? निर्माण होता है। तो 2 पायरुविक अम्ल हैं, एक पायरुविक अम्ल से कितने एटीपी बन रहे हैं? 12। तो 2 से बच्चों कितने बन जाएंगे? 24। दूसरी बात, अभी हमने देखा ग्लाइकोलिसिस के अंदर हमको कितने एटीपी का लाभ हुआ? 8 हुआ था ना। कल हमने पढ़ा था जब ग्लाइकोलिसिस तो हमको कितने एटीपी का लाभ हुआ था? 8 का। लिंक रिएक्शन में हमको कितने एटीपी का लाभ हुआ? 6। ठीक, और क्रेब्स साइकिल के अंदर हमको कितने एटीपी का लाभ हुआ? 24 एटीपी का लाभ हुआ। तो कुल एटीपी कितने बन गए? 38 एटीपी। यानी कि एक ग्लूकोज के अणु के पूर्ण ऑक्सीकरण से हमको 38 एटीपी अणुओं का क्या होता है बच्चों? लाभ होता है। एक ग्लूकोज के अणु के पूर्ण ऑक्सीकरण से कितने एटीपी बनते हैं? 38 एटीपी बनते हैं। बात समझ में आ गई? सबसे पहले श्वसन की डेफिनेशन बताई थी मैंने आपको। श्वसन एक जैव रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें जटिल कार्बनिक पदार्थ ऑक्सीजन की उपस्थिति में या अनुपस्थिति में CO2 जल और ऊर्जा में कन्वर्ट होता है। फिर हमने श्वसन के प्रकार पढ़े थे, ऑक्सी श्वसन और अनाक्सी श्वसन। ऑक्सी श्वसन के अंदर हमको 686 किलो कैलोरी ऊर्जा मिली थी और अनाक्सी श्वसन के अंदर हमको 56 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त हुई थी।
फिर हमने क्रियाधार के बारे में पढ़ा था, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। कार्बोहाइड्रेट के द्वारा होने वाला श्वसन क्या कहलाएगा? प्लावी श्वसन। और प्रोटीन के द्वारा होने वाला श्वसन क्या कहलाएगा बच्चों? जीव द्रव्ययी श्वसन। जीव द्रव्ययी श्वसन कहलाएगा। फिर अपन ने सबसे पहले ग्लाइकोलिसिस की चर्चा करी। ग्लाइकोलिसिस के अंदर ग्लूकोज के एक अणु से कितने पायरुविक अम्ल के अणु का निर्माण होता है? 2। 10 स्टेप की प्रोसेस है, लीनियर प्रोसेस है। ये बेटा चक्रीय प्रक्रम है। ये कैसा प्रक्रम है? चक्रीय। और वो लीनियर प्रोसेस है जिसके अंदर अपने को 8 एटीपी अणुओं का क्या होता है? लाभ होता है। वो आपको याद रखनी पड़ेगी। ग्लूकोज, ग्लूकोज 6 फास्फेट, फ्रक्टोज 6 फास्फेट, फ्रक्टोज 1,6 डाइफास्फेट, 3 फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड, 1,3 डाइफास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड, 1,3 डाइफास्फोग्लिसरिक एसिड, 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड, 2 फास्फोग्लिसरिक एसिड, 2 फास्फोइनोल पायरुविक एसिड, और लास्ट में क्या बन जाता है? पायरुविक एसिड। फिर लिंक रिएक्शन के द्वारा पायरुविक एसिड से किसका निर्माण होता है? एसिटाइल कोएंजाइम ए का निर्माण होता है, जिसमें हमको कितने एटीपी का लाभ होता है बच्चों? 6 एटीपी का। फिर उसके बाद इस एसिटाइल कोएंजाइम ए और ऑक्जेलो एसीटेट आपस में मिलकर सिट्रेट का निर्माण करते हैं, और यहाँ से आपका क्रेब चक्र क्या हो जाता है? शुरू हो जाता है। और ये क्रेब चक्र जब एक बार संचालित होता है तो अपने को कुल मिलाकर 12 एटीपी का क्या होता है? लाभ होता है। क्योंकि पायरुविक एसिड के कितने अणु हैं? 2। तो एक अणु से 12 एटीपी बन रहे हैं, तो 2 से कितने बनेंगे बच्चों? 24। तो 24 एटीपी तो आपके किसके अंदर बन गए? क्रेब साइकिल में। लिंक रिएक्शन में कितने बन गए? 6। और ग्लाइकोलिसिस में कितने बन गए? 8। तो कुल मिलाकर 38 एटीपी का हमको क्या हो जाता है बच्चों? लाभ हो जाता है। ये ध्यान रखना है। सिट्रेट, सी सैकोनेटेट ध्यान रखना पड़ेगा। लिख लेना 1-2 बार, लिख के देखना इनको। आपको नोट्स की पीडीएफ भी सेंड कर दी जाएगी। 2-3 दिनों में आपको नोट्स की, बायोलॉजी की पीडीएफ श्वसन की सेंड कर दी जाएगी। खुद अपने नोट्स बनाओ पहले उन नोट्सों को देखकर, और उसके बाद आप बिना देखे इनको साइकिल को बना के देखना। मैं कह रहा हूँ 100% क्रेब साइकिल आएगी अगली साल। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगली साल आ सकती है, सरल है, कोई कठिन नहीं है। 2-4 बार बनाओगे इसको तो आपको याद हो जाएगी। सिट्रेट, सी सैकोनेटेट, आइसोसिट्रेट, ऑक्जेलोसक्सिनेट, अल्फा कीटोग्लूट्रेट, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए, सक्सिनेट, फ्यूमरेट, मैलेट, ऑक्जेलोसक्सिनेट। और लास्ट में कुल कितने एटीपी बन गए? 12। 2 अणुओं से कितने बन गए? 24 एटीपी का हमको बच्चों क्या हो जाता है? इसमें लाभ हो जाता है। हाँ बच्चों, देखो तो हमने क्रेब साइकिल तक पढ़ लिया है। एक बार मैं रिवाइज कर देता हूँ। पहले श्वसन की परिभाषा, श्वसन क्या है, ठीक है। इसमें हमने क्या पढ़ा? जो जटिल कार्बनिक पदार्थ है, जटिल कार्बनिक पदार्थ है, वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, एक तो CO2, एक जल और एक ऊर्जा में क्या हो जाता है? परिवर्तित हो जाता है। उसके बाद हमने पढ़ा श्वसन कितने प्रकार का? 2। एक तो ऑक्सी श्वसन जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा, एक अनाक्सी श्वसन जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होगा। यहाँ पर अपने को 686 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होगी, और यहाँ पर अपने को मात्र 56 किलो कैलोरी क्या प्राप्त होगी? ऊर्जा प्राप्त होगी। श्वसन क्रिया में क्रियाधार के रूप में यदि कार्बोहाइड्रेट यूज हो रहा है तो इसे हम बोलेंगे प्लावी श्वसन। क्या बोलेंगे बच्चों? प्लावी श्वसन। और यदि प्रोटीन यूज हो रहा है तो इसको अपन बोलेंगे जीव द्रव्ययी श्वसन। जीव द्रव्ययी श्वसन। फिर मैंने आपको ऑक्सी श्वसन और अनाक्सी श्वसन में क्या बताया था? संबंध, जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि ऑक्सी श्वसन चाहे अनाक्सी श्वसन दोनों हो, इनमें एक प्रोसेस कॉमन रहती है, वो होती है ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस
और इस ग्लाइकोलिसिस के द्वारा ग्लूकोज के एक अणु से 2 पायरुविक अम्ल का क्या होता है, निर्माण होता है। दो पायरुविक अम्ल का क्या होता है बच्चों, निर्माण होता है। दूसरी बात, फिर लिंक रिएक्शन, ग्लाइकोलिसिस हो गई। ग्लाइकोलिसिस ऑक्सीसोसन और अनऑक्सीसोसन दोनों में क्या रहेगी, कॉमन। उसके बाद लिंक रिएक्शन आएगी और ये केवल किसके अंदर होगी, ऑक्सीश्वसन में। और इस लिंक रिएक्शन के द्वारा ये जो पायरुविक एसिड है, इस पायरुविक एसिड से 2 एसिटाइल को एंजाइम ए का क्या होगा, निर्माण होगा। और इस 2 एसिटाइल को एंजाइम ए से कौन सा चक्र संचालित होगा, क्रेब्स साइकिल या टीसीए साइकिल या ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल या सिट्रिक साइकिल। और इस साइकिल, जब ये साइकिल कंप्लीट होगी तो हमको कुल मिलाकर 38 एटीपी का एक ग्लूकोज के अणु से क्या होगा, लाभ होगा। ठीक है बच्चों, तो ग्लाइकोलिसिस में हमको कितने एटीपी मिले थे, 8। लिंक रिएक्शन में हमको कितने एटीपी मिल गए, 6। ये लिंक रिएक्शन 6 एटीपी और क्रेब्स साइकिल से 24। तो कुल मिलाकर एटीपी कितने बन गए, 38 एटीपी अणुओं का हमको क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। तो कुल मिलाकर हमको एक ग्लूकोज के अणु के पूर्ण ऑक्सीकरण से कितने एटीपी का लाभ होता है, 38 एटीपी का लाभ होता है। नोट्स की पीडीएफ जब भेज दी जाए तो यहाँ तक के नोट्स बनाना खुद हैंड रिटन, ठीक है। और ये साइकिल है ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स चक्र, इनको 2-2 बार बना के देखना और एक बार बिना देखे बनाना, तो अपने आप आपको क्या हो जाएगी बच्चों, ये याद हो जाएगी। बाकी की चर्चा अगले लेक्चर में करेंगे।